अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और हड़ताली तौर के ऊपर भूख का ऐलान भी कर दिया है। और ये भी कहा गया है कि जब तक बानी तहरीक इंसाफ और रऊफ हसन और दीगर तमाम अरकान जो हैं, जब तक उनको आज़ाद नहीं किया जाएगा, रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग जो है वो हड़ताली तौर के ऊपर एक भूख का ऐलान भी करते हैं। इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी उनके साथ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पर सरबराह जो है मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के, उन्होंने उनका साथ देने का भी ऐलान किया है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस सेक्रेटेरिएट को इस वक्त सील किया गया है, वहाँ पर अब तक की जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को नज़र आ रही थी, जिसके मुताबिक वो बिल्डिंग जो है उसके अंदर उस तरह से सेफ्टी को नहीं सामने रखा गया था, इस वजह से उसको सील किया गया है। दूसरी तरफ पर रऊफ हसन साहब का जो केस है उसको किस तरह से डील किया जाएगा और मज़ीद जिन अरकान की गिरफ्तारी की गई है, क्या बानी तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल सकता है? आज यूके के पार्लियामेंट में भी इस हवाले से आवाज़ उठाई गई है, मुतालबा किया गया है कि उन्हें जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। मगर मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये शख्स खुद एतराफ़ कर रहा है और उसे सज़ा ना दी जाए। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशात अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो अलामती भूख हड़ताल का ऐलान किया है और उसमें उन्होंने एक टाइम लिमिट भी बताया है कि हम 8 बजे तक इसमें हड़ताल करेंगे, और वो जिस मुतालबे को सामने रख रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जी जब तक हमारे बानी तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को और दीगर अरकान को रिहा नहीं किया जाएगा, ये हड़ताल इसी तरह से रहेगी हमारी कायम दायम। आप समझते हैं कि इस तरह की जो हड़ताल है पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने, क्या वो कोई असरअंदाज हो सकती है या उससे कोई एक अच्छा मौसर फ़ैसला सामने आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, ये तकरीबन 4 महीने हो गए इस हुकूमत को बने हुए। इस हुकूमत की परफॉर्मेंस हम गिन लेते हैं। इस हुकूमत की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है कि एक ऐसा बजट दिया जो टोटल अवाम दुश्मनी पर मबनी था। उस बजट ने इस पूरी कौम का नाक में दम कर दिया। इस हुकूमत का दूसरा बड़ा क्रेडिट है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई के अंबार लगा दिए। PDM 1 देख लें, PDM 2 देख लें, महंगाई की रेशो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तीसरा क्रेडिट ये है कि बिजली जो पहले ही हमारी एक्सेस से बाहर थी, अब वो कई गुना महंगी हो चुकी है। और आज गुजरांवाला में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि बिजली के बिल के ऊपर वो भाइयों के दरमियान झगड़ा और एक भाई ने दूसरे भाई का गला काट दिया, यहाँ तक नौबत आ गई है। उसके बाद एक बड़ा क्रेडिट इस हुकूमत का ये है कि मुखालफिन को रगड़ दो, मुखालफिन को जान से मार दो, सफ़ा हस्ती से मिटा दो, ताकि ना कोई आवाज़ उठाने वाला रहे, ना कोई बोलने वाला रहे, ना उन पर तनकीद करने वाला रहे। वो स्याह सफ़ेद जो करे वो चलता रहे। ये इस हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस है। और दूसरी जानब जो सियासी जमातें जो अपोजिशन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं, उनके दफातर सील कर दें, उस जमात के ऊपर पाबंदी लगा दें, उस जमात के लोगों को गिरफ्तार कर लें, किसी के ऊपर साइबर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दें, किसी के ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज कर दें, किसी को जनाब सब वैसे ही गुम कर दें। ये इस हुकूमत का टोटल जो है ना मतमा नज़र है। और उसी की वजह से देखिए, रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया, एक सोशल मीडिया का वहाँ पर नौजवान था, उसको गिरफ्तार किया गया। बाकी और भी बहुत सारे नाम सामने। उसके अलावा खवातीन, कुछ 6-7 खवातीन के बारे में पता चला, उनको भी गिरफ्तार करके तो थाने में शिफ्ट किया गया। उसके बाद दिल नहीं भरा तो उनके दफ्तर को सील कर दिया गया। और उसके ऊपर दफ्तर के ऊपर क्या इल्ज़ाम है, वहाँ की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि दफ्तर के अंदर जो लाइफ सेविंग जो इंतजाम होते हैं वो नहीं है, फायर और सेफ्टी के। अच्छा, उससे पहले आपको याद होगा कि CDA ने उस दफ्तर का एक हिस्सा गिराया था और उसके बाद उस दफ्तर को सील कर दिया था। बिल्कुल ऐसा रहा। और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर पे दफ्तर खुला और वहाँ पे दोबारा, अगर ये सेफ्टी वाला जो एक इनका पैमाना है, अगर उसको लेके चले तो मैं दावे से कहता हूँ पाकिस्तान की 90% सरकारी बिल्डिंगें जो है ना उनको ताले लगाने पड़ेंगे, उनको सील करना पड़ेगा। उनके अंदर सेफ्टी के इंतजामात का, सरकारी दफातर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके अंदर सेफ्टी के ये हालात है। आप अभी चले जाएं लाहौर में AG ऑफिस में चले जाएं, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपको वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स नजर नहीं आते उन बिल्डिंगों के अंदर। अच्छा, वहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ाना आते जाते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है? एक वो दफ्तर जहाँ पे सियासी कारकुन आते हैं और आते भी गिनती के लोग हैं सियासी जमातों के, जो उनके दफातर होते हैं, जी बिल्कुल, उसके अंदर इस बुनियाद पे दफ्तर को सील कर देना, ये तो सरासर एक आप उसको बायस्ड होकर आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक जानब आप कहते हैं कि हमने तमाम पार्टियों को साथ लेके बैठना था, हमने पाकिस्तान के सियासी हालात को ठीक करना था, हमने मुईशत को ठीक करना था। दूसरी जानब
हुकूमत का आप देखें कि ये है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं रियासत के इलेक्शन से खिलाफ। पीछे चले जाएं। हुकूमत के ये जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है हमारे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, बाकी इन्होंने टोटल इलेक्शन 9 मई के बयानिए पे लड़ा क्योंकि इनके पास अपना सियासी बयानिया नहीं था। आज फिर हुकूमत चला रहे हैं 9 मई के बयानिए पे। भाई आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, आप बताएं कहाँ इस कौम को रिलीफ दे दिया, कहाँ इस कौम को सांस आ गया, आप उसकी बात करके बताएं। आप 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई के मुल्जमान जाने, हमारी अदालतें जाने। क्योंकि उन्होंने जो भी उन्होंने किया है वो अदालतों में कानून के मुताबिक वो भुगतेंगे। आप अपनी सियासत जो कर रहे हो, आप 9 मई के पीछे क्यों छुप के अपनी सियासत कर रहे हो? सामने आके अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गवर्नेंस की बात करें। रोजाना लाहौर शहर के अंदर डकैती की यहाँ पे सैकड़ों वारदातें होती हैं, कौन उसका जवाबदेह है? लाहौर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी हालत का कौन जवाबदेह है? हुकूमत जवाबदेह है। तो आप उसकी बात नहीं करेंगे, आप ये बात करेंगे जी 9 मई ये था, लिहाजा उस जो है ना सियासी जमात, उसको आप बैन कर दें, उसके लीडर को आप नाहल कर दें। अच्छा, क्या हो जाएगा अगर फर्ज करें एक जमात जो है उसकी पाबंदी लग जाती है? उसका क्या होगा? उसका कुछ भी नहीं होगा। माजी के अंदर पाबंदियां लगी हैं, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो नैब की जगह पे ANP बनी थी ना, ये तहरीक इंसाफ जो है नाम तब्दील हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा? या तो है ना, नहीं आपने माजी में नवाज शरीफ पे, नवाज शरीफ को आपने नाहल किया था, अदालत ने किया था, इलेक्शन नहीं लड़ा, अब उसने लड़ा है ना, अभी अहल हो गया है ना, अदालतों ने किया है ना। बता रहे हैं कि तारीख ने, हमारी हिस्ट्री ने ये बताया कि ये ना अहल भी होता है और रिजल्ट अहल भी आता है। ठीक हो गया। नौशाद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जिस तरह से बता रहे हैं कि जी इस वक्त जो हुकूमत है उसका फोकस जो है वो डिलीवर करने पर नहीं है, बजाय वो बयानी की आड़ में छुप रहे हैं। मतलब अगर इन शॉर्ट बात की जाए, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? एंड सेकेंडली, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर अरकान हैं, जिसमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी शामिल, उन्होंने कहा कि जी हम एक एहतजाजी जो भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, ये तब तक हमारी रहेगी जब तक कि हमारे बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी और उनके साथ दीगर अरकान को रिहा नहीं किया जाता। ये एहतजाजी भूख हड़ताल का कैंप लगाना पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने, आप समझते हैं कि उससे कोई रिलीफ वो ले सकेंगे या उनकी जो गिरफ्तारी है वो रिहाई में तब्दील हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बात पहले ज़राए तफन्नुन मैंने कोशिश की थी बोलने की, तो नैप जो है वो ANP जो है वो नैप हो गई थी। अब ये PTI जो है ना वो टिप हो जाएगी इनके फॉर्मूले के मुताबिक। वो उसको मेरे दिमाग में आया था, मैं वो बात कर रहा था। टिप आप समझते हैं, टिप किसे कहते हैं? अब मामला ये है देखिए, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि कम से कम इस दौर के अंदर चॉइस साहब गवर्नेंस की भी बात कर सकते हैं और परफॉर्मेंस की भी बात कर सकते हैं। एक दौर इस मुल्क में ऐसा गुजरा है जब ना कोई परफॉर्मेंस थी और ना गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ थी, ना उस पर डिस्कशन हो सकती थी क्योंकि होता ही कुछ नहीं था। वसीम अकरम प्लस थे वसीम अकरम प्लस भी थे, कुछ वसीम अकरम माइनस थे, और कुछ जो है वो स्किपर थे, और कुछ कप्तान थे, और कुछ थे। लेकिन अच्छी बात है, यकीनन किसी भी हुकूमत को जज करने का पैमाना जो है वो बाहर तौर परफॉर्मेंस ही है। अच्छा, अब आप दूसरी जो बात आपने कही है अलामती भूख हड़ताल, देखिए अलामती भूख हड़ताल करना किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर वो उसका जमहूरी आईनी हक है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। वो पार्लियामान के बाहर बैठ के करें या अंदर बैठ के करें। अलामती है, इसलिए इस बात पे भी आर्ग्यूमेंट ज़्यादा नहीं किया जा सकता कि 4 घंटे तो मैं और चॉइस भी रोज़ भूखे रहते हैं, सो वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि अलामती का मकसद यही है कि वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना पुरअमन तरीके से एहतजाज करवा रहे हैं। अब पुरअमन तरीके से अगर वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ना ही उनको किसी बात के ऊपर आप कोई ब्लेम दे सकते हैं। ये उनका राइट है, वो अपनी डिमांड कर रहे हैं और यही तरीका होता है सियासत में, यही तरीका इख्तियार करना चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि अगर आप सियासी जमात हैं, सियासत करते हैं, तो सियासी अतवार और अंदाज रहने चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब मामला ये है, वो अलग बात है कि वो जिन्होंने जो देसी मुर्गी खाते हैं वो तो अभी हड़ताल के मूड में नजर नहीं आ रहे मुझे। उन्होंने भी ऐलान किया था भूख हड़ताल करने का। देखें वो अलामती करते हैं या असल तामर्ग वाली जो जिस तरह की भूख हड़तालें किसी वक्त में हुआ करती थी, जिस तरह की मुख्तलिफ दुनिया के लीडर्स ने की, चाहे वो गांधी साहब थे या वो, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ। अब आ जाइए, ये चॉइस साहब ने दुरुस्त कहा है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि देखिए अगर आप सेफ्टी मेजर्स की बात करेंगे या इस बुनियाद के ऊपर आप ऑफिस बंद करेंगे तो हो सकता है 90% से ज़्यादा ही हो जो बंद हो जाए और सरकारी भी बंद हो जाए। ये बात ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कहीं पे कमी कोताही है तो उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता।
मैं अमूमन ये बात कहा करता हूँ कि जब आपसे बुरा वक्त आप पर आया हो तो आप बड़े संभल के चलते हैं। मिसाल के तौर पे अभी चौधरी साहब ने नवाज शरीफ की बात की, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि देखें आप सियासत को अगर सियासी खेल को सियासी अंदाज के साथ खेलते जाएंगे तो कभी आप बैटिंग कर रहे होंगे, कभी आप पवेलियन में बैठे होंगे, कभी आप ग्राउंड में फील्डिंग कर रहे होंगे, कभी बॉलिंग कर रहे होंगे, मतलब आप अपने अपने किरदार में अपना काम करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पिच उखाड़ने की कोशिश करेंगे या वो विकेट उखाड़ के साथ ले जाएंगे तो फिर फटा होगा, लड़ाई होगी, जो हमारे यहाँ अमूमन आपने देखा है गली मोहल्ले में भी होती है। बचपन में हम भी इस बात पे लड़ते थे, जो आउट हो जाता था वो कहता था मैं नहीं खेलूंगा, मैं जनाब विकेट उठा के ले जाए, मैं बैट ले जाऊंगा, मैं खेलने नहीं दूंगा। ये जो रवैया है ये प्रॉब्लमैटिक है। ये जितनी गुफ्तगू हम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कही चौधरी साहब ने कि कोई 9 मई के बयानी के पीछे छुप रहा है। हमने वो बयानी भी देखे थे, वो पता नहीं कौन से चोर थे, कौन से डाकू थे, पता नहीं वो इस मुल्क के अंदर पकड़े ही नहीं जाते। 14-15 साल हमने एक मंत्रा सुना, चोर डाकू इतने 100 अरब खा गया, इतने 1000 अरब खा गया, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं वो कहाँ है, वो कौन से पेट है जिनसे वो निकलता नहीं। और फिर जब तक तो आप हुकूमत में नहीं थे तब तक तो समझ में आता था कि आप हुकूमत में नहीं है, नहीं निकाल सकते। जब आप हुकूमत में आए तब भी आप निकाल नहीं सके। ना सिर्फ आप वो निकाल नहीं सके बल्कि जो कुछ मुल्क में चल रहा था, जो प्रोग्रेस हो रही थी, जो तरक्की हो रही थी, जो मईशत में बेहतरी आ रही थी, आप G20 की तरफ जा रहे थे, आप जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही थी, सी पैक आ रहा था मुल्क के अंदर, कोई बेहतरी की कोई इम्कान, वो सारे के सारे धड़ाम से गिर गए, वो मादूम हो गए। नतीजा ये है कि फिर हमने वो हालात देखे जो अब हम इस वक्त देख रहे हैं, जिसका खुमियाजा हम अब भुगत रहे हैं। अब मसला ये है, असल बात जो है समझने वाली, बार बार एक ही बहस की जाती है। भाई 9 मई के ऊपर हम तो खुद इस चीज़ के कायल हैं कि आप 9 मई जिसने किया है उसको सजा दें और बीच में से ख़त्म करें मामले को। हाँ, अगर कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट ना कराए, कोई कहे जी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी वो टेस्ट नहीं कराना, फ़र्ज़ कीजिए ये तीसरा एक और टेस्ट, ये ऑडियो का भी है, ये वॉइस मैचिंग भी है, फोटो ग्रामेट्री कहते हैं इसको, जो भी ये टेक्निकल टर्म्स है फॉरेंसिक की, ये जब कोई नहीं कराएगा तो शुबहात पैदा होंगे कि भाई आप क्यों नहीं कराना चाहते। अच्छा, जो पहले टेस्ट करवाए थे वो तो क्लियर आए थे ना। अब इसके कराने का इसमें तो देखें, अगर एक बंदा नहीं कराता तो कानून के अंदर उसके भी आगे रास्ते हैं, वो भी कानून के मुताबिक ट्रीट होगा ना। मैं अब ये कह रहा था, अब ये देखें, ये समझने की चीज क्या है, पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों जरूरी है, ठीक है ना। यकीनन पॉलीग्राफिक के अंदर कुछ ऐसे एविडेंस, कोई बात, कोई केस में ऐसा आपके पास सबूत जिसके बारे में आप पूछेंगे तो पॉलीग्राफिक टेस्ट करेंगे कि ये सच या झूठ निकल रहा है, एक बात। और ये वकला की मौजूदगी में होता है, इसका एक सिस्टम है जिसको पूरा करना पड़ता है, एक पूरा पैनल मौजूद। वॉइस मैचिंग जो है, वॉइस मैचिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट, वैसे तो हर बंदे की, मेरी भी वॉइस जो है वो टीवी पे आ रही है नहीं, लेकिन ये जो फॉरेंसिक पंजाब की फॉरेंसिक टीम गई थी उसका पर्पज है क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड वो जो एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है उसके लिए फॉरेंसिक करना था, वो वॉइस उन्होंने लेनी है। फिर ये फोटोग्रामेट्री है, ये तो आम तस्वीरें हर जगह नहीं, लेकिन आपको याद, आपने देखा होगा जेल में जाते हैं मखसूस अंदाज से तस्वीरें खींची जाती हैं ताकि आपके नैन नक्श जो हैं वो कर सके अब इसमें क्या मामला है। इसमें भी मामला ये हो सकता है कि जी फर्ज कीजिए मेरी चौधरी साहब के साथ तस्वीर और मैं मुकर जाऊँ, नहीं मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, ये 9 मई का मुलजिम है, मुजरिम है, मैं नहीं जानता, चीजों को क्रिएट किया जाता रहा है। सो मकसद कहने का ये है, आप देखें, आप ये समझते हैं, आप ये कहते हैं, पहली बात तो ये है कि आप ये कहते हैं कि ये जी उधर से किया गया, चलो इस बहस को अभी फिलहाल हम नहीं छोड़, आप कहते हैं कि मैंने नहीं किया, ठीक है ना, 9 मई में मैं मुलविस नहीं हूं, तो फिर ये टेस्ट कराने में कोई मजायका नहीं, आप कराएं और करा के जान छुड़ाएं। अब उसमें कौन सी ऐसी बात थी कि उसको फर्ज करें लटकाएं या ना करें। तीसरी बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये जो बहस आपने मरियम नवाज साहिबा का हवाला दिया, आपको शहरी रहमान साहिबा ने भी आज ये बात कही है कि जो आपने इतराफ़े जुर्म कर लिया। अब बात ये है, ये समझने की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग मामला है। एक तरफ वो बानी तहरीक जो है वो रिपोर्टर सारे उसको कंफर्म कर रहे हैं, हर टीवी के चैनल के रिपोर्टर जो वहां मौजूद थे उन्होंने कंफर्म किया इस बात को कि उन्होंने कहा कि GHQ के सामने आप एहतजाज करेंगे पुरअमन। अच्छा, यहां तक तो मामला ठीक है ना, इस पे तो कोई, उसके बावजूद जो असद कैसर साहब है वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, हम तरदीद करते हैं। फिर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं, दिलचस्प बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बानी तहरीक साहब की अपने अल्फाज भी उनके लिए प्रॉब्लम है, और जो सलमान अकरम राजा साहब बतौर वकील वो कहते हैं नहीं, ये पार्टी की सतह पे फैसला हुआ था कि ये करना है। तो फिर जब मैं कहता हूं, फिर जब मैं इस पे आर्ग्यूमेंट करता हूं
कि जनाब ये जो कुछ फैसला हुआ था, फिर मैं जब बताता हूं कि उस्मान पार्क में क्या हो रहा था, क्लासें कैसे दी जा रही थी, किस पुलिस फोर्स से क्या क्लासें दिलवाई जा रही थी, कौन सी पुलिस फोर्स जो है वो दूसरी किसी जगह से बुला के यहाँ बिठाई हुई थी, वो जो तरबियत कर रहे थे, उसकी सारी ऑडियोज जो मौजूद हैं, उनकी रिकॉर्डिंग जो मौजूद हैं, उनके साथ मैचिंग होनी है, जो ये वॉइस मैचिंग का मामला। और ये जब बात वहां पे जाएगी फिर मामला असल होगा कि जनाब ये क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं चौधरी साहब की तरफ बढ़ूँ, एक मासूमाना सा सवाल पूछूंगी और उसमें हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि ये जो आज रिफॉर्म से मुतल्लिक नहीं, रिफॉर्म्स नहीं है जनाब, रिफॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आज एक नई शुरुआत करती है। उन्होंने कहा कि जी जहाँ पे फायर एंड लाइफ सेफ्टी की जो चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो उन बिल्डिंग्स को हम बंद कर देंगे। तो ये मामला यहीं क्यों रोक दिया? बहुत सारी बिल्डिंग्स अभी आजम साहब ने भी बताया और आपने भी बताया, तो आज तो पंजाब भर में काफी बिल्डिंग्स को बंद होना चाहिए था। हमने तो चौधरी साहब ने भी आपको बताया, चौधरी साहब ने कहा 90%, मैंने कहा हो सकता है 90% से भी ज्यादा हो। तो आज ये होना चाहिए था। ये क्यों होता है इस मुल्क के अंदर? आपको मालूम है, मैंने जब बुरे हालात की बात की थी, जब आप ज़ेरे अताब होते हैं, मैं यही कह रहा हूँ, जब आप बुरे हालात में हैं, ज़ेरे अताब है, मैं जब उन्होंने रेफरेंस दिया था, मैंने चौधरी साहब को कहा कि नवाज शरीफ का रेफरेंस दिया, तो मैंने कहा जब ज़ेरे अताब थे, हालात खराब थे, वो अपनी तरीके के साथ अपने वक्त को गुजारते हैं। आप अगर हमले करके आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले करेंगे, आप अग्रेसिव हो जाएंगे, आप तबाहकारी करेंगे, तो फिर आप उसका नुकसान भुगतेंगे। अच्छा जी आजम साहब, आज एक चीज़ ये भी खुशाइन साहब ने नजर आई कि जी बरतानिया के पार्लियामेंट के अंदर वहाँ के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि बानी तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी ये चीज़ सामने आ रही थी। आप क्या समझ रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा नहीं, उनका एक ज़ेली इदारा है। यस एग्जैक्टली, लेकिन उनके अंदर वो लॉबिंग के जरिए वहाँ पे ये काम होता है। चलें सर, अब मैं अपना क्वेश्चन मुकम्मल कर लेती हूँ। जुल्फी बुखारी की वो थी पिटीशन। चलें, थैंक यू सो मच। चलें, वो जुल्फी बुखारी साहब को चलें, उनको क्रेडिट जाता है या डिसक्रेडिट जाता है, लेकिन वो उनकी पिटीशन थी। आज वहाँ पर उन्होंने बाकायदा मीडिया स्पीच भी की है, मेहरबान कुरैशी भी उनके साथ मौजूद थी वहाँ पे। आज इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जिस तरह से मुतालबा किया जा रहा है, आप इन फ्यूचर क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस मुतालबे को पूरा कर देगी और बानी तहरीक इंसाफ के जिन केसेस को हाईलाइट किया गया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनके साथ वहाँ पर नाइंसाफ़ी की जा रही है और वहाँ पे आज फिर फॉर्म 45-47 की बात। फायजा साहिबा, उस पर मैं बाद में आता हूँ जी। मुझे एक बात याद आ गई, निशात साहब ने याद कराया पिछला दौर बुज़दार का। अच्छा, वो भी एक डिजास्टर था इस पंजाब के लिए ना, बहुत बड़ा एक डिजास्टर था। बिल्कुल था, क्योंकि हमने बड़ा करीब से देखा वो 3-3.5 साल की हुकूमत। और मैं समझता हूँ कि अगर उस वक्त इमरान खान साहब को वाइज डिसीजन करते, किसी मैच्योर पॉलिटिशियन को यहाँ पे बनाते ना चीफ मिनिस्टर, शायद पीटीआई को आज ये हालात ना देखने पड़ते। अच्छा, उस डिजास्टर के अंदर आप देखें कि पार्टी भी तबाह हुई, सूबे का भी बुरा हाल हुआ और कोई फायदा नहीं हुआ। और आज उस्मान बुज़दार साहब का ना एक छोटा सा वीडियो क्लिप मेरे सामने आया, वो एक पानी का दरिया बह रहा है, उसके अंदर बैठे हैं, मजे से पाँव हिला रहे हैं, पानी को एंजॉय कर रहे हैं। मासूम लगे होंगे। राधा अपनी मस्ती में थी वहाँ पे। राधा को क्या लगे, आग लगी कि कुछ भी हो गया। शाह ने याद कराया तो मुझे याद आ गया, वो क्लिप गुजरा था जी। अब देखें कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अगर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ये बातें उठ रही हैं, ये हो रही हैं, थोड़ा सा पीछे जाएं। जब मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे, मियां नवाज शरीफ को छुड़वाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वहाँ से एक बाकायदा डेलीगेशन भेजा था जी। जो पाकिस्तान आया था, जिसने आके यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को रिहा करवाया था। मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ। वो जो एग्रीमेंट हमारे सामने आया था ना, जो डील का एग्रीमेंट, बुनियादी तौर पर उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट का रोल था। उन्होंने छुड़वा के मियां नवाज शरीफ को सऊदी अरब भिजवाया था। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये मुस्लिम लीग नून के अपने लोग वो बता रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने चंद दिन पहले अपने इंटरव्यू में पूरी चीज़ें वो बताई हैं कि किस तरह मियां साहब जो है ना उस वक्त बाहर गए थे। जब भी आपके इस लेवल के कोई लीडर्स गिरफ्तार होते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आवाज़ें ज़रूर उठती हैं। कई उनके दोस्तियाँ होती हैं, कहीं पर कुछ सियासी तलकात होते हैं। ये कोई रूटीन से हट के चीज़ें नहीं हैं। अब इमरान खान के हवाले से अगर आवाज़ें उठी हैं तो उसमें एक बुनियादी चीज़ थी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। इमरान खान पे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया। अक़वाम मुत्तहिदा में जो बात हुई उसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की गई। अमेरिका के एक कांग्रेस के पार्लियामेंट के अंदर अगर बात हुई थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की गई। आज जुल्फी बुखारी की मौजूदगी में जो वहाँ पे ठीक है लॉबिंग होती है, लेकिन लॉबिंग इस हद तक नहीं होती कि पूरा पार्लियामेंट आपके साथ खड़ा हो जाए। जिस तरह अमेरिका में हमने देखा लॉबिंग फर्म्स काम करती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी हायर की थी, मोहतरमा बेनजीर साहबा ने भी की।
पाकिस्तान स्टेट भी करता है और बाकी ममालिक की स्टेट्स भी लॉबिंग फर्म हायर करती हैं। लॉबिंग जो फर्म काम करती है वो 2, 4, 6 जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनको वो ज़रूर कायल कर लेते हैं। इस तरह नहीं होता कि 100% पार्लियामेंट को आप कायल कर लें, ये मुमकिन नहीं होता, exactly. ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन आप जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे उस पर दुनिया ज़रूर आवाज़ उठाती है, चाहे दुनिया खुद उस पर अमल करे ना करे। गजा के अंदर इतना जुल्म सितम हुआ, उस वक्त जो रियासतें थी उन्हें ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं याद आई, लोगों ने तवज्जो दिलाई। लेकिन जहाँ पे उनका मकासद होते हैं या जहाँ पे उनका तलकात होते हैं वहाँ पे वो ज़रूर बात करते हैं। अब इमरान खान को जो ज़्यादा इसमें एज मिल रहा है वो इस वजह से मिल रहा है कि अगर उनकी पार्टी के साथ इस किस्म की धक्काशाही ना की जाती, उनके लोगों को इस तरह गिरफ्तार ना किया जाता या ऐसे मुकदमात ना बनाए जाते जो बेसलेस होते, जिस तरह खान साहब के ऊपर ये 4 मुकदमात के फैसले हैं वो बेसलेस साबित हुए, चाहे कुछ जेन्युइन मुकदमा भी होगा वो भी मुतनाज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी सामने है। उन्होंने कहा कि एतराफ़ तो आपने कर लिया, चाहे पुरअमन एहतजाज था या वो उसको बाद में जिसमें भी कन्वर्ट किया गया। अब ये जो तज़ाद पाया जा रहा है, एक तरफ बानी तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट और उसके बाद उनके पार्टी के अरकान और सीनियर लीडरशिप में जो एक तज़ाद पाया जा रहा है, ये कितना बड़ा उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? देखिए, ये मैं इसको आपको बता दूं, थोड़ी सी मैं लॉबिंग की बात बता दूं जी। दुरुस्त कह रहे हैं कि इस तादाद में नहीं हुआ करता। इस तादाद में सिर्फ उसी सूरत में ये होता है जब अगले ने आपको इतने इस लेवल पे सर्व किया हो, जब आपके मफादात इकट्ठे हों। जब आप देखिए कि इंडिया में ये कहा गया कि जो काम इंडियन फौज नहीं कर सकी वो इमरान खान ने करके दिखाया। जब इस तरह के मामलात हो ना तो फिर यकीनन वहाँ पे चूंकि बंदा अपना हो उसके लिए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट, दहाइयों की इन्वेस्टमेंट हुई हो और उसको इतनी फैसिलिटी दी गई हो, फिर वो सारे मामलात को किया गया हो तो फिर वो ज़रा मुश्किल होता है। एसेट जो है ना वो ऐसे नहीं ज़ाया होते, एसेट को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, कोशिश की जाती है। अब देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। दूसरी बात, इसमें दूसरा पहलू ये है, देखिए कि जब आप नवाज शरीफ की बात करेंगे या किसी और लीडर की बात करें या इवन इमरान खान साहब की करेंगे, अगर तो आपने मामलात को उसी तरह डील किया है जिस तरह होने चाहिए तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने उस लेवल पे जाने की कोशिश की है, आपने रेड लाइन क्रॉस कर ली हुई हैं, आप वो सारा कुछ कर चुके हैं, तो फिर शायद चीज़ों में मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मामलात और होंगे। फिर शायद ये करारदादों से, और चाहे कांग्रेस इकट्ठी हो जाए चाहे वहाँ की हुकूमत इकट्ठी हो जाए, वो एक डिफरेंट बात है, वो बात का मसला है। तीसरी बात ये है, अब जब आपकी बात कर रहे थे कि जी मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ, जो आप कह रही हैं यकीनन ये उसी सूरत में मुमकिन होता है कि जब आप झूठ छुपाते हैं ना, कहते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जब झूठ बोला जाएगा तब ये मसाइल आएंगे, क्योंकि फिर एक स्टेटमेंट किसी के साथ मिलेगा ही नहीं। उसकी रीजन ही ये है कि उसके पीछे झूठ बोला। जब सच बोला जाता है तो सच को आंच इसीलिए नहीं होती कि जब सच बोला जाता है तो फिर सारे जो है उनको पता होता है क्या सच है, उसके अंदर आपको इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये क्या रंग लाएगी ये अब आप देखिएगा आगे ये आपको ये किस जगह पे अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में होने जा रही है या इजाफा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं IPPs के हवाले से। साबिक वफाकी वजीर जो हैं गौहर एजाज साहब, उनका ये कहना है कि कैपेसिटी चार्जेस जो दिए जा रहे हैं इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मजीद उनका ये कहना है कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि सिर्फ 40 ख़ानदानों को आप नवाजने की खातिर या उनके प्रॉफिट की खातिर 40 करोड़ अवाम को जो है आप इस तरह से जलील कर रहे हैं और उन्हें इस तरह से महंगाई के बोझ के नीचे लेकर आ रहे हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं इसके खिलाफ अब नोटिस होना चाहिए। आजम चौधरी साहब, IPPs का क्रेडिट नो डाउट हमारे पैनल को जाता है, हमारे प्रोग्राम को जाता है कि हमने जिस तरह से इसको हाईलाइट किया और आज वो डिस्कस नहीं बल्कि इसके आगे वाली पोजीशन में जा चुका हुआ है कि पहले डिस्कशन हो रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की जा रही है। सर, वो जो ख़ानदान हाईलाइट किए जा रहे हैं जिस पे हम कल भी बात कर रहे थे और आज वहीं से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं कि वो जो फैमिली जिनको नवाजा जा रहा है और आपने जिस तरह से हाईलाइट किया उसमें खुद प्राइम मिनिस्टर के साहिबजादे भी शामिल हैं, तो ये IPPs के हवाले से जिन रिफॉर्म्स को हम चाहते हैं कि ये रिफॉर्म्स मुमकिन हो, ये आपको पॉसिबिलिटी की तरफ नज़र आ रही हैं? सबसे पहले आपको बताऊं और कौन कौन से लोग इसमें? जी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं चाहूंगी, डेफिनेटली मैं चाहूंगी। अच्छा, देखिए सलमान शहबाज साहब का तो मैंने जिक्र किया था, आपने कल जिक्र कर दिया। टेन्योर्ड पावर, मंशा ग्रुप 4-5 उसके जी हैं, बिल्कुल, गुल अहमद टेक्सटाइल वाले उनका, मास्टर ग्रुप मास्टर टेक्सटाइल उनका, सफायर टेक्सटाइल उनके हैं, हुसैन दाऊद ग्रुप, रजाक दाऊद ग्रुप, आरफ हबीब ग्रुप, अच्छा जी JPL ग्रुप, अच्छा इसमें JS जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप, सही,
अच्छा जी, नसीम सहगल ग्रुप, सही। नदीम बाबर ग्रुप, शराजी ग्रुप, हबीबुल्ला ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप। बच कौन रहा था विजय? अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जो जनाब बच गया उसने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। शमीम खान ग्रुप, सही। करीमुद्दीन एंड फैमिली ग्रुप, इकबाल अली मोहम्मद ग्रुप। ये बेतहाशा, ये वो है जो लोकल है। अब जो इंटरनेशनल है या गवर्नमेंट के चले वो हम लेकिन आपने जिन इंटरनेशनल, लोकल्स के नाम लिए हैं, सॉरी टू कट यू, लेकिन वो तो हमारी क्रीम पूरी ये सारी क्रीम है। एग्जैक्टली। ठीक? यही तो आपकी अब 2% एलीट है। यस। अब ये कैपेसिटी चार्जेस की ये सूरत हाल है फैजा, कि ये जितने इनके यूनिट हैं उन तमाम यूनिट्स को मैंने बगौर पढ़ा है। कोई भी यूनिट अपनी जो उसकी कैपेसिटी उसने डिफाइन की हुई है उस कैपेसिटी के मुताबिक 50% से ज्यादा कोई यूनिट बिजली नहीं बना रहा, एक भी यूनिट नहीं बना रहा। बल्कि जो यूनिट बना रहे हैं बिजली, जितने प्राइवेट हैं, जी। वो अपनी कैपेसिटी की तनासब से 40% से लेकर 70% तक कम बिजली बना के सिस्टम को दे रहे जी। हैं और कैपेसिटी पेमेंट पूरी वसूल कर रहे हैं। 2023-24 में अब कैपेसिटी पेमेंट 2023-24 की हम देखें 1954 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट है 2023-24 की। Exactly. लेकिन जिस तरह हमारा यहाँ पे इस वक्त मार्कअप का इशू चल रहा है कि उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है, अगर मार्कअप की रेशो यही रही ये 2112 अरब रुपए हो जाएगा, ये हमें अदायगी करनी पड़ेगी। 2029-30 तक ये 10,000 अरब से तजावज कर जाएगी ये कैपेसिटी पेमेंट, अगर हमने आज इनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया। अब ये वो वाले सिर्फ, और कितने हैं ये 28% है। जी बिल्कुल। 100 में से 28% है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी। 52% इस वक्त वो गवर्नमेंट के सेक्टर के हैं और 20% है जो आपके मल्टीनेशनल्स के हैं। चले आप उनको छेड़ते हैं, आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ेगा, जी। और गवर्नमेंट के सेक्टर के अपने हैं वो गवर्नमेंट खुद करे उनको। और ये जो प्राइवेट सेक्टर जो अपने पाकिस्तानी है और उन्होंने जो लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, इसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। और मैं बड़ा हैरान हूँ जब गौहर एजाज साहब ने आवाज़ उठाई तो हमारे वजीर एनर्जी जो अवैस लगारी साहब है वो बजाय तस्लीम करने के आगे से आर्गू कर रहे हैं और उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अवैस लगारी साहब को ये नहीं नजर आ रहा कि ये पिछले कई सालों से एक ग्रुप जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, रोश ग्रुप, जो 450 मेगावाट प्रोड्यूस करता है और 745 रुपए का यूनिट देता है। 1994 से वो इस मुल्क में लूट मार कर उसने बाजार गर्म कर रखा है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या ये नहीं नजर आता हमारे हुक्मरानों को कि उनसे जो उन्होंने इतना पैसा लूटा है, अरबा रुपया लूटा है। चले आप पिछला अगर रिकवर नहीं कर सकते, आप इस काबिल नहीं है, तो आप कम से कम आगे की लूटमार बंद करें। आप उसे फ्यूचर में रोक सकते हैं। अभी निशात साहब ने जो बात की थी कि जो लूटमार कर जाते हैं वो उसको पूछता कोई नहीं, भाई इनको कौन पूछेगा? अगर माजी के अंदर इमरान खान का कानूनी डाका है, इमरान खान का बयानिया था चोर डाकू, चले उनसे रिकवरी नहीं हुई। ये तो हमारी आंखों के सामने डाका मार रहे हैं, पूरी कौम के सामने लूट रहे हैं और हर बंदे की जेब से लूट रहे हैं। आप, मैं, निशात साहब, हमारे कैमरामैन, हमारी टीम, हर बंदा अपने बिजली के बिल में इनको भत्ता दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। 24 रुपए और फी ये यूनिट, ऐसा भत्ता है कि 24 जैसे आप रुपए अदा फी नहीं यूनिट। करेंगे तो आपकी बिजली को काट दिया जाएगा, आपका बिजली का कनेक्शन उतार देंगे। अब उम्मीद पैदा हुई है कि अब थोड़ी सी ये उम्मीद है कि हमारे अदारों ने इस तरफ तवज्जो दी है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इस पर बोलना शुरू किया है, इसलिए कौम के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है कि इंशाल्लाह इनका मुहासबा होगा और बिजली के अंदर जो इस वक्त अवाम को इतनी परेशानी का सामना है वो बिजली के अंदर कम से कम इन जो रेट्स हैं वो कंट्रोल किए जाएंगे। देखिए 24 रुपए का तकाजा किया है कंज्यूमर एसोसिएशन ने कि 24 रुपए कम किए जाएं, और गौहर एजाज साहब ने अभी अनाउंस किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इस केस पे। हर फोरम पे जाना चाहिए और ये मैं समझता हूँ गौहर एजाज पे मत छोड़े अकेले, उन पे ये हर पाकिस्तानी का ये फर्ज बनता है इस पे आवाज जरूर उठाए। वो चैम्बर्स जो हैं उन्होंने एफपीसीसीआई ने आवाज उठाई हर है, जगह पे चैम्बर्स ने भी उठानी शुरू इससे कर दी है। हट के निशात साहब, एक तो ये हमें पड़ता है, दूसरा जो आपके ऊपर बेशुमार उस बिल के अंदर टैक्सीज हैं, एक्स्ट्रा टैक्स के नाम पे भी उनको टैक्स है। कौन ठीक करेगा? वो जब टैक्सेस का, मैं पहले भी अर्ज करता हूँ, टैक्सेस का जब उनको नाम नहीं आता वो आप लिखते हैं अदर टैक्सेस, अदर टैक्स।
एन अदर टैक्स, फर्दर टैक्स। ठीक है, फर्दर टैक्स। भाई ये कौन से टैक्स लगा दिए आपने, इस कौन सा इम्तहान ले रहे हैं? ठीक है। क्योंकि ये रोटी से परेशान है। आज गुजरांवाले वाला वाकया हमारे लिए इंतहाई आई ओपनर है दिलखराश कि वाकया वहाँ ये। पे एक भाई ने भाई का गला काट दिया है बिजली के बिल की वजह से। तो ये भी भाई भाई का गला काट ही रहे हैं, ये भी खून निकाल रहे हैं, इसी तरह ही खून निकाल के गला काट के चूस रहे हैं ये। Exactly. नुशाद साहब, अगर हम बात करते हैं तो वैस लगारी साहब ने, याद होगा आपको कि खुद ही अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि हाँ जी मैं समझता हूँ बिजली चोरी भी हो रही है, बद इंतज़ामी के हवाले से उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने रिपोर्ट हो रही हैं। आज IPPs का जो मामला है जिसको जिस तरह से हाईलाइट किया गया है, सहाफ़ी ही कर सकते हैं, इससे आगे तो गवर्नमेंट के काम है। ये जो बताया जा रहा है बैरिस्टर गौहर इजाज साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जी मैं ये चाहता हूँ कि जो बिजली घर हैं वो ये अपना एक डेटा भी सामने लेकर आएँ कि किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक एक बिजली को पैदा किया है। ये तमाम तर चीज़ें कैसे सामने आएंगी, और जिस तरह से आज़म साहब हाईलाइट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ये तो तभी मुमकिन होगा ना जब हम एक पेज पर इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये सारा बिजली के मामले के ऊपर करता हूँ, एक बुरी खबर कौम को बता दूँ, इससे ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ये अभी तो आप बिजली को रो रहे हैं, अभी गैस का सर्कुलर डेटा आपके सर पे खड़ा जो इससे भी ज़्यादा है। अच्छा, उसकी भी और जब गैस का मामला शुरू होगा तब आपको पता चलेगा वहाँ के हालात होंगे, क्योंकि IMF की शर्त ये है कि आपकी यूटिलिटी बिल्स जितने भी हैं या आपकी यूटिलिटी जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है एज इट इज ट्रांसफ़र कर दी जाए सार्फ को, उसमें कोई सब्सिडी नहीं होगी, कोई आपको वो नहीं होगा, किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अब गैस के मामले में क्या हमारे साथ सलूक होता है, अभी वो SNGPL के उन्होंने ये गैस वालों ने बताया कि 50 अरब की मेरे ख्याल गैस चोरी हो रही है। इदारे खुद बताते हैं 50 अरब की गैस चोरी हो रही है और हमारे यहाँ कोई पूछता नहीं है। उसको भाई साहब को कहना चाहिए था जनाब कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये गैस चोरी हो रही है, ये हमें क्यों बता रहे हैं आप बतौर MD क्या करते हैं वहाँ पे बैठ के, ये आपकी जिम्मेदारी है रोकना। ये पता नहीं इस मुल्क का क्या अलमिया, हुकूमत वाले वज़रा आके कहते हैं कि जनाब ये हो रहा है, और भाई ये आपका काम नहीं बताना हो रहा, आप कहें जनाब कि ये काम हो रहा था, हमने पकड़ लिया, रोक दिया, ये अवाम को ये रिलीफ मिल गया। अब एक बात, दूसरी बात चौधरी साहब कह रहे हैं, मुझे शायद अंदेशा है इस बात का, ये जो 52% है ना, 52% के साथ आपकी हुकूमत चल रही है चौधरी साहब। ये जो 24 रुपए जिसकी बात की जा रही कैपेसिटी चार्जेस फी यूनिट, इस 24 रुपए को जब ऐड किया जाता है उसके अगेंस्ट टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। वो जो टैक्स कलेक्ट करके जिस तरह पेट्रोल की मद में लेवी ली जाती है और इस तरह की, यही तो इकट्ठा करके हम बता रहे हैं कि इतने टैक्स इकट्ठे हो गए, इतने टैक्स इकट्ठे हो गए, इतने हज़ार हो गए। 8,000 अरब रुपया इनको दिया जा चुका है। ये जो IPPs 8,000 अरब रुपया 10 साल में आप इन्हें दे चुके हैं, और ये अभी मजीद क्या मामलात होंगे ये आपके सामने है। अब मसला ये है, अभी तो 30 अरब रुपए का और वो बोझ ये नेशनल जो आपकी है क्या पावर परचेजिंग जो एजेंसी है उसने कह दिया, नेपरा को फ्यूल एडजस्टमेंट 2 रुपये समथिंग 11 पैसे शायद कह दिया कि ये बढ़ाएं। तो ये सारा कुछ इसलिए है कि ये बेसिकली यूटिलिटी बिल्स एक मोड है, एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी कहना चाहिए था, मोड है कि हाउ टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल। ये हुकूमतें चलाने के लिए ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, या इधर से इकट्ठा कर रहे हैं या उधर से वो बैंकों से कर्ज लिए जा रहे हैं, खरबों रुपए के कर्ज लेके हुकूमतें चल रही हैं। ये जो अशराफिया बैठी हुई जिन खानदानों को भी हाईलाइट किया आजम साहब ने, ये तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान वो खानदान जो है वो खानदान सियासत में है ही इसलिए, वो आते ही इसलिए, वजीर इसीलिए बनते हैं। जब उनको डर लग जाता है वो वजीर बन के खड़े हो जाते हैं कि जनाब ये हमारे मामला जो है ये कहीं खराब ना हो जाए। ये फिर आपने मुझे कहना फायजा आप रिफॉर्म्स की बात करती हैं, ये कैसे मुमकिन? देखिए, ये फोरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए थर्ड पार्टी इंटरनेशनल किसी फर्म से, और ये जो आप डेटा की बात कर रही थी कैसे आएगा, ये इनके ऊपर एक इम्प्लीकेशन डालनी चाहिए कि जी ये डेटा हर सूरत में प्रोवाइड करेंगे अपना सारे का सारा, अगरचे वो फौज हो चुका होगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कोई रियल डेटा होगा, कभी चोर ने अपना डेटा शेयर किया। जी, जो ये इसका थर्ड पार्टी और फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होने के बाद इनसे पहुंचाए हाथ जोड़े, मुझसे कहते हैं मैं जाके पाँव पकड़ लेता हूँ कि यार ये खुदा का वास्ता है, ये जुल्म ना करें। बिल्कुल, अवाम में सकत नहीं है इसको बर्दाश्त करने की। अभी आज एक गुजरांवाला वाला वाकया हुआ है, ऐसे मजीद और भी बहुत से वाकयात आप देखिए, मैं तो हैरान होता हूँ कभी। ये इनसाइड ट्रेडिंग नहीं है चौधरी साहब। इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइड ट्रेडिंग जुर्म है इस मुल्क के अंदर। आपको याद है वो जहांगीर तरीन साहब का जो केस है? इनसाइड ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है कि जो लोग ईवान इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हैं वो लोग ये सारा कुछ करते हैं। क्या इनके ऊपर ये केस नहीं बनते? इन पे ये मुकदमे नहीं बनने चाहिए? मैंने कल भी ये बात कही थी, क्या वो कारोबार जिसमें सिर्फ नफा हो, नुकसान का अंदेशा हो, क्या वो जायज कारोबार है? ये लोग इतनी बड़ी भाषण देंगे हमें बिठा के और वहां पे तकरीरें करते होंगे।
मैं तो सिर्फ इतनी तकरीर करूंगा कि अवैस लगारी साहब को या शहबाज शरीफ साहब को या हमारे वजीर खजाना को जो भी बात बुरी लगती है, अच्छी लगती है, इससे हमें गर्ज नहीं है। मसला ये है कि आम आदमी जो है ना, उसका गला आपने फांसी उसको फांसी दे दी है इस बिल के साथ। सो खुदारा इसको रिलीज कर दें, जो भी होता है वो देखी जाएगी, लेकिन आप इनका ऑडिट करा के बराए मेहरबानी इनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर लें, चलो यार कुछ नहीं कर सकते ना, इन एग्रीमेंट्स को सीज कर दें कुछ वक्त के लिए, ता वक्त है कि आपकी वो जो आपकी तलब है 15%, ये एक मिनट ठहरिए मैं बताता हूँ, 15% आपकी बिजली की खपत 18% कम हो गई सोलर की वजह से, सोलर और बिजली के बिलों की वजह से। आप ये देखिए कि ये बिजली की खपत जब तक वहां तक नहीं जाती, जब आप अपने सोर्सेज से पूरी करके इनसे लें, तब इनसे लें, उससे पहले नहीं लेनी। यहीं से अगली बात मैं आपको बताऊं, ख्वाजा आसफ साहब ने पिछले दिनों ये बात की, उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें ताकि हम जो कैपेसिटी चार्जेस है वो जो है ना कम देने पड़े। ओ भाई मैंने तो बिल देना, बिजली ज्यादा इस्तेमाल करो, मैं कहां से करूं? आपने यहाँ पे क्या हमें बिजली सस्ती कर दी है? नहीं तो बिजली का बिल अदा कैसे किया जाएगा? वो ख्वाजा साहब देंगे, वो ख्वाजा साहब देंगे। हाँ, ख्वाजा साहब ऐसे इतनी ताकत रखते हैं? ख्वाजा साहब खुद जो है ना नहर पे बैठ के आम चूस रहे होते हैं। चलिए जी, नहर में छलांगे लगा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। आईपीपीस का ये जो मामला है इंतहाई सीरियस मामला है, इस हवाले से सब जो स्टेप लिए गए, फर्दर इसके अंदर क्या डेवलपमेंट रहेगी अभी कुछ भी कहना ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन जिस तरह से डेटा शेयर करने की बात की जा रही है, अच्छी चीज़ सामने आ भी सकती है और शायद आवाम को रिलीफ भी मिल सकता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं फिक्स टैक्स के हवाले से, जिसमें बड़े शहरों के छोटे ताजरों के ऊपर फिक्स टैक्स लगाया जा रहा है और इस वक्त एक खसूसी जो है वो एक नए रूल्स को सामने लेकर आए हैं, जिसे ताजर दोस्त खसूसी पैकेज का नाम दिया गया है। और ये रूल्स जो हैं ये बताते हैं कि किस तरह से बड़े शहरों के जो रिटेलर्स हैं उन पर 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जो है वो फिक्स टैक्स लगाया जाएगा। और उसके बाद ये भी FBR की जानिब से सामने आया कि इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल भी किया जा सकता है और जब टैक्स लेना शुरू किया जाएगा तो तमाम तर चीज़ें रजिस्टर्ड भी हो सकेंगी। आज़म साहब, इससे पहले कई दफ़ा आपने प्रोग्राम में हाईलाइट भी किया था कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बिजनेस हैं कि जहाँ पर जो काम है वो सिर्फ पर्ची के ऊपर किया जाता है, कहीं पर उसका इंदराज नहीं किया जा रहा होता। ये जो अभी एक नया खसूसी ताजर दोस्त जो पैकेज लेकर आए हैं, इस पैकेज को आप किस तरह से देख रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं कि जो फिक्स टैक्स लगाया जा रहा है इससे महंगाई कम होगी, ज़्यादा होगी, या इसके फर्दर नुकसानात या फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये फिक्स टैक्स जो है ना ये एक अच्छी चीज़ है जी, लेकिन आपको टैक्स उस तरह लेना चाहिए फिक्स, जिस तरह कहते हैं ना हिस्सा बकदरे जुस्सा। जितना किसी का वॉल्यूम है, जितना किसी का जुस्सा है, आप उससे उस तरह टैक्स वसूल करें और अगला बखुशी आपको टैक्स देगा। अगर आपकी उसकी औकात से ज़्यादा उस पर वज़न डालेंगे, ऑब्वियसली वो मुश्किल में पड़ेगा, वो टैक्स देना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस पे आ जाती है जिम्मेदारी अब FBR के उन लोगों की जिन्होंने सारा सर्वे करना है, जिन्होंने एग्जामिन करना है कि किस बंदे की क्या वर्थ है, किस कारोबार की क्या वर्थ है, उस लिहाज से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। अगर तो ये ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ताजर इस पे ज्यादा कोई रिटेलिएट नहीं करेंगे, जिसके इम्कानात और वो बखुशी टैक्स देंगे। उन्हें सिर्फ एक चीज का यकीन दिला दें कि उनको कोई जाके बंदा बिला वजह तंग नहीं करेगा, वो इज्जत के साथ अपना कारोबार करेंगे और वो उसी खुशी के साथ आपको टैक्स देंगे। लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है, वो टैक्स देने को तैयार भी होंगे। उनको बेशुमार लोग हैं जो जाके उनको तंग करेंगे, जो अंडरहैंड पैसे मांगेंगे, जिसकी वजह से ताजर फिर तंग आके वो हुकूमतों के खिलाफ खड़ा होता है, आवाज़ उठाता है और वो टैक्स देने से इनकारी होता है। अब इस जो मौजूदा टैक्सेशन की गई है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मुतनाज़े हैं। मसलन आप एक चीज़ पे अगर एक टैक्स ले रहे हैं, आप उस पर दोहरा टैक्स नहीं ले सकते। अब हुकूमत ने एक टैक्स लगाया है जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। अगर आपका एक घर है, उस घर का आप प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, साथ हुकूमत ने उस घर की वैल्यू के हिसाब से उस पर एक सालाना टैक्स लगा दिया है, जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी वैल्यू के लिहाज से आप पे उस टैक्स लगा दिया है, जबकि एग्रीकल्चर का जो नहरी ज़मीनें हैं वहाँ पे वो आबियाना की मद में वहाँ पे टैक्स दिया जा रहा होता है। जो दूसरी ज़मीनें हैं जहाँ पे ट्यूबवेल है वहाँ पे उस लिहाज से एक टैक्स का निज़ाम है, लेकिन
वो क्यों, वो एक डिफरेंट टैक्स है। जिस टैक्स की हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, वो है बुनियादी तौर पे इनकम टैक्स, जो इनकम कमाता है बड़ा जिम्मेदार, हम उसकी बात करते हैं। ये जो आबियाना और ये वाले जो टैक्स हैं, ये तो हर छोटे से छोटा जिम्मेदार वो भी अदा कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ इस किस्म की चीज़ें हैं जो मुतराज़ है, जिस तरह सैलरीड पर्सन है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने बेदरेक सोचे समझे बगैर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि उसके लिए देना मुश्किल हो रहा है। आप इसको रिव्यू करें, आप जो इस किस्म के दोहरे टैक्स हैं उनको आप ख़त्म करें। जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, उन लोगों को कम से कम इतनी छूट दें कि वो आसानी के साथ पहले वाला टैक्स अदा करते रहे। ये ना हो कि वो पहला टैक्स देने से भी कासर हो जाए और दूसरा देने से भी कासर हो जाए। ऊपर से क्योंकि महंगाई और बिल यूटिलिटी बिल्स ये वो इतने ज्यादा है कि लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। अगर ताजरों के साथ इन्होंने ताजर दोस्त जिस तरह उसको नाम दिया, अगर दोस्ती का गवर्नमेंट ने मुजाहरा किया तो ताजरों के पास से बड़ा टैक्स रिसीव हो सकता है, और जो नॉन डॉक्यूमेंटेड आपकी एक पैरेलल इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड हो सकती है इसमें। निशात साहब, ऐसे सजेशन तो बहुत अच्छी दी जा रही है कि जैसे एक फिक्स टैक्स को सामने लेकर आ रहे हैं, जिस तरह आजम साहब ने कहा है कि अगर इसी तरह का एक प्रॉपर फिक्स टैक्स डिज़ाइन कर दिया जाए उन लोगों के लिए कि जिन लोगों की माहाना इनकम इतनी होगी तो वो फिक्स टैक्स इतना ही अदा कर दें, ताकि लोगों को कुछ रिलीफ भी मिल सके। हर चीज़ में टैक्स ले लेना और उसके बाद वो कहीं रजिस्टर्ड ना होना, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं जिस सजेशन को हाईलाइट किया जा रहा है? और सेकेंडली ये जो दूसरा भी स्टेप लिया गया है ताजर दोस्त जिसे नाम दिया जा रहा है, ये आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि ये आगे आइंदा आने वाले दिनों में कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है? देखिए, ये जो फिक्स टैक्स जिसकी बात की जा रही है ये इनकम पर है, यानी ये उस दुकानदार की इनकम पर है, और इनकम का तयन होता है उसके टर्नओवर से कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी सेल परचेज करता है या जो भी नफ़ा कमाता है, यानी ये नफ़ा पे है। सो इसका इम्पैक्ट किसी सूरत जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। यानी अगर कोई कपड़ा बेच रहा है तो कपड़े के ऊपर इस टैक्स का नफाज नहीं हो सकता। वो अपनी इनकम के अगेंस्ट जो वो सालाना कमा रहा, और सालाना अगर आप गौर से देखें तो देखिए 100 रुपए का मतलब है 1200 रुपए सालाना, और 10,000 रुपए का मतलब ये है कि वो कितना बन जाएगा, मेरा ख्याल 1,20,000 रुपए। अब ये कोई इतनी बड़ी इनकम स्लैब नहीं है। 1,20,000 के हिसाब से देखें तो ये तो शायद आपकी कितनी बनी, तनख्वाहदार से तो आप जो है ना 4 गुना कम है। वो जो सजेस्ट कर रहे हैं आप देखें ना, 10,000 रुपए का मतलब है ना महाना, तो 10,000 रुपए महाना के ऊपर तो टैक्स जो तनख्वाहदार है वो कोई भी नहीं है, कोई ऐसी अमाउंट नहीं है। सो ये इस हद तक जो टैक्स लगाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये पूरी स्लैब है, यानी जो हाईएस्ट लेवल होगा उसको 1,20,000 लग रहा है। तो ये तो कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो दुकानदार ना दे सकें। ये भी अगर वो सारिफ पे ट्रांसफर करें तो फिर तो बहुत ज्यादती की बात। एक बात, दूसरी बात यह है जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो ये नहीं है, ये शायद मेरा ख्याल है अगर ये आराम से लेना हो दुकानदार दे देंगे, मसला नहीं है। असल मसला वो है जो चॉइस साहब ने जिसकी तरफ इंडिकेशन किया कि FBR जो है ना, जो बतौर महकमा जिसकी जो रेपुटेशन है वो सबके सामने है, वो जब ये मामलात इसकी तरफ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अगर वो सही तरीके से काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल सीधी साफ बात आज बता देता हूं, अगर ये स्कीम कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब FBR ने ईमानदारी से काम किया। अगर ये स्कीम नाकाम होती है तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि FBR ने सही काम नहीं किया, क्योंकि ना ये टैक्स की लिमिट इस तरह की है कि जो दुकानदार को बहुत ज्यादा इसके ऊपर शोर शराबा करे, इतना वो आराम से दे सकता है। अब मसला यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, हाँ ये जरूर है कि ये क्यों किया जा रहा है। ये लास्ट एंड पे लगाने का मतलब ये होता है रिटेलर पे, कि जब रिटेलर को टैक्स लगता है तो फिर पीछे आपकी थोक की मार्केट है जिसके बारे में हम ये कहते हैं पर्ची का कारोबार होता है, वहाँ पे सारा वो जो वाइट इकोनॉमी नहीं होती वो चल रहा होता है सारा कुछ, तो उसको ट्रैक डाउन किया जा सकता है। सो मेरी नज़र में ताजरों को, रिटेलर्स को ये चाहिए कि वो टैक्स दें और जो प्रॉपर तरीके से अपना टैक्स पे करें और ये चोरी चकारी वाले मामलात से निकल जाएं, क्योंकि जब ये निकलेंगे तो ही ये जो चॉइस साहब ने जिसकी तरफ बात की है, ये जो डबल टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ये वाले मामलात खत्म होंगे। दुनिया में टैक्स वही बेहतर है जो डायरेक्ट लगाया जाता है और बस वहां तक महदूद रहता है। ये सेल्स टैक्स के अंदर भी एक बहुत बड़ा, आप अगर इतना टैक्स इनकम टैक्स की मद में या दूसरी मद में, हाँ दूसरी मद में आप इकट्ठा कर लें तो आप सेल्स टैक्स से जान छुड़ा। और सेल्स टैक्स टूल है
चोरी का। खुद आपके जो काबरीन हैं या आपके मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये मान चुके हैं ना। ये तो आप सैकड़ों अरब की बात है, कोई 1, 2, 4, 10 अरब की तो बात नहीं है। तो सैकड़ों अरब का अगर सेल्स टैक्स चोरी हो रहा है तो अगर वो ना हो और उसकी जगह आपका बराह रास्त डायरेक्ट टैक्स आप लगा के अगर मामलात गवर्नमेंट के पूरे होते हैं तो वो सेल्स टैक्स से आपकी जान छूटना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि ये दयानतदारी से ताजर भी टैक्स दें और जो लेने वाला है उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो दयानतदारी से दे, तो फिर ये स्कीम कामयाब हो जाएगा। मैंने आपको मेरिट बता दिया, नाकाम हुई तो कसूर एफबीआर का, ठीक हो गया, कामयाब हो गई तो इसका मतलब ये है कि एफबीआर ठीक काम कर रहा है। ठीक हो गया। आदम साहब, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मुतारफ ज़रूर करवाया जाता है, लेकिन जब इन फ्यूचर हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही होती। उन्होंने कहा कि अगर वो कामयाब हो जाता है तो क्रेडिट जाता है और अगर नहीं होता तो फिर एफबीआर से पूछना चाहिए। अगर ये चीज़ खुदा ना ख्वास्ता नाकाम हो जाती है, उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, तो इसके लिए कौन जवाबदेह होगा या क्या कानून बनाया जाएगा? कुछ इस तरह की चीज़ को भी सोचा गया है? अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिस तरह आप सारी इकोनॉमी को आप डिजिटाइज करने जा रहे हैं, आप एफबीआर को डिजिटाइज करने जा रहे हैं, अगर आप एप्लीकेशंस पे शिफ्ट हो जाते हैं, हर दुकानदार उस एप्लीकेशन पे आ जाएगा, आपके पास डाटा आ जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इम्प्लीमेंट में मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज भी वो फैक्टर नहीं आएगा। यहाँ पे इशू आ जाता है कि वो लोग जिनको आदतें पड़ी हुई हैं कई दहाइयों से, वो अंडरहैंड पैसे कमाने की, आप देखें कि एफबीआर के जितने महकमे हैं आपको उनमें गरीब कोई नहीं नजर आएगा, उनका कोई मुलाजम, छोटे से छोटा मुलाजम भी आपको गरीब नहीं नजर आएगा। चपरासी भी हो सकता है आपसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा कमाता हो। वो जो उनको आदतें पड़ी हैं वो उनकी आदतें खराब हो जाएंगी, क्योंकि जब उनको अंडरहैंड पैसे नहीं मिलेंगे वो सिस्टम खराब करेंगे। इसलिए तो डिजिटल और वो सिस्टम वो ना डिजिटल चलने देंगे, फिर ना फिक्स टैक्सेशन का कोई इस किस्म का निज़ाम चलने देंगे। वो कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ करेंगे जो हुकूमत के लिए भी दर्द सर बनेगी और अवाम के लिए भी दर्द सर बनेगी। वो अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे। हमारा सिस्टम खराब ही इन लोगों की वजह से होता है। मिडिल मैन की फिक्सेशन कैसे होगी? मिडिल मैन का नहीं, ये करप्शन है बुनियादी तौर पे। जो करप्शन इदारे के जो इदारे के मुलाजम की करप्शन है, ये जो अदारों के मुलाजमीन की करप्शन है बुनियादी तौर पर, वो असल क्रिएटर है इन तमाम मसाइल का। अगर वो करप्शन की बजाय आपसे अगर कोई बंदा करप्शन वो अंडरहैंड पैसे मांगता है तो आपको देने में जरूर तकलीफ होगी, लेकिन वही पैसे अगर आपको पता उतने ही पैसे मैंने स्टेट को देने हैं, आप खुशी दे देंगे। रिश्वत देने में आपको जरूर तकलीफ होगी और आप उस पर बार बार जो है ना ब्लैकमेल होंगे, बार बार रिश्वत देते रहेंगे। नुशाद साहब, अगर आप इसे कंक्लूड करेंगे तो किस तरह से कंक्लूड करेंगे कि वो जो आपसे रिश्वत ले रहा है वो शायद देते हुए ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर एक चीज़ रजिस्टर्ड होकर आगे आ जाती है तो ये जो डिजिटल सिस्टम है इसको उन्होंने कहा कि खुद एम्प्लॉयज़ जो है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये कामयाब हो। तो अगर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो इसे किस तरह से कंक्लूड करते हैं? देखिए, मैं अभी एक लफ्ज़ आया था कानून की अमलदारी, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप अपने घर के सामने जो गैस का पाइप गुजर रहा है ना, उसको ज़रा खोद के ज़रा पाइप लगाने की कोशिश करें, किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से लगवाने की कोशिश करें। अगर अगले 2 घंटे में आपको पकड़ के ना लगेगी पुलिस तो मुझे पकड़ लीजिएगा। पॉसिबल भी नहीं होगा ये। आप बिजली का भी कोशिश करके देख लें, आप पकड़े जाएंगे। हालांकि वहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं होता। हाँ, जी बिल्कुल। आप सिर्फ अपने घर के बाहर खड़े होके एक पिस्टल का फायर करके देखें, 2 मिनट में अगर पुलिस ना पहुंची तो मुझे पकड़ लीजिएगा। वो फर्ज करें दूर भी होगी तो पूछ के पहुंच जाएगी कहां से फायर हुआ था और आपको उठा के ले जाएंगे। अमलदारी का मसला नहीं है, मसला करप्शन का है। मसला ये जो इदारों के जो लोग हैं जिनको आदतें पड़ गई, जिनके मुंह को खून लगा हुआ है, जिस खून की हम बात करते हैं, जो आवाम का खून चूसने वाले, जो एक्चुअली वैम्पायर्स हैं, जो आपके दांत गाड़ के रखते हैं आपके अंदर, वो लोग जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप जो है सिस्टम के अंदर दाखिल हो। तो इन वैम्पायर्स को इनसे छूटने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो मैनुअल काम है वो खत्म कर दिया जाए और ये सारे का सारा निजाम डिजिटाइज कर दिया जाए। मैं अभी चौधरी साहब मुझे बता रहे थे कि यूएई में एक एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की है, वंस आपकी वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी दुनिया का हर काम, आपको किसी जगह जाने की जरूरत, इवन के जुडिशरी, अदलिया, आपके काम, आपका सिविल वर्क, आपका इलेक्ट्रिशियन, आपका जो करना है ना आपने, जो सरकारी काम है स्टेट का, वो आपको वहां एप्लीकेशन में आप करें और आपका बना। ये जिस दिन पाकिस्तान कर लेगा उस दिन ये सारे मामला जो है ना वो ठीक होना शुरू होंगे। और डिजिटल कामयाब करने का फायदा ये है, अगर आप मुल्क की अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज कर लेते हैं तो ये मैनुअल काम खत्म होगा और आपके यहाँ से करप्शन एग्जैक्टली। और ये चीजें तभी मुमकिन होगी जब हम रिफॉर्म्स चाहें। मेरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।